स्टार्ट करता है। हम पढ़ रहे थे जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। प्रोसेस को समझना है, किस प्रकार से ये हाइपोथेसिस वर्क करती है। तो जेम्स जीन्स एंड जेफरीज बोथ ने मिलकर ये कॉन्सेप्ट दिया या प्लैनेट कैसे बने उसको समझाने की कोशिश की। अब टाइप कर दीजिए क्वेश्चन है, नहीं तो नेटवर्क में आए तो अच्छी तरीके से सुन पाऊंगा मैं। मेरी क्लास चालू हुई, इधर आपकी मेरे फोन ये मार सब चलते हैं। तो जेम्स जीन्स ने अपनी जो टाइडल हाइपोथेसिस दी, उस टाइडल हाइपोथेसिस में वो कहता है कुछ परिकल्पनाएं लेकर चले और कहा कि जो सौर मंडल है हमारा, उसका जो ओरिजिन हुआ वो सूर्य और एक और तारा, यानी तारे जो थे वो दो थे, दो तारों ने मिलकर हमारे इस विभिन्न प्लैनेट्स को बनाया है। वो कहते हैं कि जब शुरुआत होती है तो उस समय सूर्य के एक गैस का बड़ा गोला था और उसके साथ ही अन्य मैं हमेशा कहता हूँ कि लिंक वही होता है, तो आप कहते हो कि लिंक भेजिए। गुड मॉर्निंग नीलू, रुकिएगा किसी को लिंक हाँ, उसी कॉन्सेप्ट पर वापिस आता है कि सूर्य अपनी जगह पर स्थिर था और अपनी जगह पर घूम रहा था और इसके बीच में एक दूसरा तारा आता है, और तारा जब बहुत नजदीक आ जाता है तो नजदीक आने के बाद पास आने वाले तारे की ज्वारीय शक्ति के कारण उसमें से एक पदार्थ बाहर निकल जाता है, ठीक? वो फिलामेंट कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। जेम्स जीन्स क्या कहता है, एक तो आपका पहले से ही सन था, सन के पास में से एक दूसरा तारा आता है। जब ये इसके पास से गुजर रहा होता है उस समय इसका जो ऑर्बिट है, मान लीजिए ये इसका ऑर्बिट है और इन दिस वे ये मूव कर रहा है। ये हमारा सन और ये है दूसरा स्टार, ये मूव कर रहा है। सन अपनी जगह पर ही है, स्टार मूव कर रहा है। जैसे ये पास में आएगा तो सूर्य में से कुछ पदार्थ ये अपनी ओर आकर्षित करेगा, यहाँ पर आएगा। जब ये स्टार यहाँ पर आ जाता है तो ये गैप देखिए आप, ये गैप कम हो रहा है। पहले जो गैप था वो गैप बहुत ज्यादा था, अब देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर आया तो गैप कम हुआ। तो जैसे जैसे नजदीक आता है वैसे वैसे यहाँ पर आकर्षण शक्ति बढ़ती है, और आकर्षण शक्ति बढ़ने के कारण ये जो पदार्थ बाहर निकले ये यहाँ पर और ज्यादा निकलता है, और एक ऐसी स्थिति आती है कि ये जितने भी जो पदार्थ होते हैं ये सारे के सारे पदार्थ सूर्य को छोड़ देते हैं। सूर्य को छोड़कर ये पदार्थ यहाँ पर बाहर निकल आते हैं, यानी ये टुकड़ा इस सूर्य से अलग हो गया। अलग क्यों हो गया कि ये जो सन है, सन के साथ लगा हुआ जो स्टार है वो अपनी ओर इसको
आकर्षित कर रहा था। तो ये जो टुकड़ा है, इस टुकड़े को वो कहते हैं फिलामेंट। तो इस प्रकार से फिलामेंट जो है वो अलग हो जाए। अब फिलामेंट का जो आकार है वो किस प्रकार का था, सिगार के नोक पर। अब इसको समझते हैं वापस, जो नए आए हैं उनके लिए विशेष तौर पर, कि यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर सौर मंडल का निर्माण सूर्य और एक साथी तारे के संयोग से हुआ। जब सूर्य के निकट ये तारा आया तो सूर्य से कुछ पदार्थ ज्वारीय उद्भेदन के कारण फिलामेंट के रूप में खींच गए। फिलामेंट जो है वो कहते हैं कि ये सिगार के आकार का था, इस प्रकार का, बीच में से मोटा और किनारों पर पतला, जैसा कि आपको इस चित्र में दिख रहा है। तो ये सूरज है यहाँ पर और ये है फिलामेंट, और फिलामेंट के साथ में यहाँ पर लगा हुआ एक साथी तारा, ये इसको खींच रहा है, इस पदार्थ को खींच रहा है। और ये जो पदार्थ हैं ये कहाँ से निकले हैं, सन से, सूरज से निकले। और जब ये फिलामेंट धीरे धीरे सूख जाता है तो इसमें से विभिन्न प्लैनेट्स बनते हैं, जिसमें आपका मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, आपके विभिन्न एस्ट्रॉइड्स बेल्ट, जिसके अंदर आपका अर्थ आ जाएगा, फिर आ जाएगा जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, ये जो कह सकते हैं विभिन्न प्लैनेट्स की रचना होती है। इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता है और इन्होंने अपने इस कॉन्सेप्ट को समझाया। अब इसको हम समझ लेते हैं कि ये एक तारा, मान लीजिए सूरज है और सूरज के साथ में ये तारा ये इस ऑर्बिट में जा रहा है। तो सूरज की तरफ से ये जो पदार्थ है, सूरज इतना ही है, यहाँ से कुछ पदार्थ ये खींच रहे हैं। क्यों खींच रहे हैं, कि जो तारा है उसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इस कारण यहाँ से ये टुकड़ा इससे टूटकर अलग हो जाता है। यहाँ उस वाले चित्र में देखेंगे कि तारा जैसे ही सूरज के पास आता है तो यहाँ पर ये जो पदार्थ है ये बाहर निकल जाता है। तो जो फिलामेंट होता है वो सूर्य से अलग होता है, और यही फिलामेंट्स है वो बाद में आगे जाकर 9 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और 9 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद ये हमारे प्लैनेट बनते हैं। इसको इस प्रकार से देख लेते हैं कि सन के सामने से स्टार, और स्टार जैसे जैसे निकला यहाँ पर था, ये मूवमेंट इस तरफ, मूवमेंट इस तरफ है, और जैसे जैसे ये स्टार मूव करता है ये पदार्थ इससे टूटकर अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो बीच में कह सकते हैं कि मोटे ग्रह है, और किनारों की तरफ यानी सूरज की तरफ आप देखेंगे कि आपके बहुत छोटे छोटे ग्रह मिलेंगे, और जैसे जैसे हम बीच की तरफ आएंगे हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें बड़े ग्रह मिलेंगे, और जैसे ही हम उससे आगे जाएंगे तो आपको छोटे ग्रह मिलेंगे। तो ये जो सोलर का सिस्टम है इस प्रकार से बनता है जेम्स जीन्स के अनुसार। अब इसी को हम यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए ये हमारा फिलामेंट है तो बीच में से देखिए मोटा और किनारों पर ये पतला। सिगार जो होती है, बड़ी सिगरेट, उसके आकार का ये इस प्रकार से फिलामेंट बनता है। बीच में इसके बड़े ग्रह हैं और किनारों पर बहुत छोटे छोटे ग्रह हैं। इस प्रकार से हमारे प्लैनेट्स की रचना हुई है। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं रसेल की बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। थोड़ी सी टफ है ये, एक दो बार मैंने कहा था। पहला कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा टफ है, बाकी सारे के सारे बड़े इंटरेस्टिंग, बढ़िया। हालांकि इंटरेस्ट लो तो भी ये भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नेक्स्ट हम रसेल की बात करते हैं। रसेल कहते हैं, रसेल में हमने देखा है कि सबसे पहले जो हाइपोथेसिस आती है उसके ठीक बाद उसमें जो प्रॉब्लम्स होती है उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक नई हाइपोथेसिस वापस रीजनरेट होती है। सबसे पहले हम बात करें कि कांट आए, इमानुएल कांट ने अपनी गैसियस हाइपोथेसिस दी, वायवीय राशि परिकल्पना। वो पहली परिकल्पना थी। इसको हम पीछे जाते हैं और बताते हैं कि आपको देखिए कि सुधार किस प्रकार से हुआ। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आया था हमारा वो आया था आपके इमानुएल कांट का। इमानुएल कांट से पहले विचार जो है वो दे दिया था आपने कास्टर द बफन ने। उसके बाद इमानुएल कांट आए, कांट ने अपनी हाइपोथेसिस दी। कांट में जो प्रॉब्लम्स रही उसको सॉल्व करने की जो कोशिश है वो की गई लाप्लास के द्वारा। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आया था वो लाप्लास ने दिया था। तो कांट और लाप्लास ये दोनों ही जो हैं ये आपके मोनेस्टिक हाइपोथेसिस से रिलेटेड है। मोनेस्टिक मींस ये आपके सिंगल स्टार कॉन्सेप्ट्स को लेकर
चलते हैं। उसके बाद कांट और लाप्लास के बाद जितने भी आए उन्होंने ड्यूल स्टार या बाइनरी स्टार या बाई पेरेंटल हाइपोथेसिस के नाम से नए सिद्धांत दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि जो तारे थे वो दो थे, दो तारों के संयोग से हमारे प्लैनेट्स की रचना हुई। तो ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट आया। ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट्स में हमने सबसे पहले चैम्बरलिन और मोल्टन को पढ़ा। चैम्बरलिन और मोल्टन ने अपना कॉन्सेप्ट दिया, जिसकी प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस जिसे नाम दिया जाता है। इसमें जो कमियां रही उसको दूर करने का जो प्रयास किया, चैम्बरलिन मोल्टन की हाइपोथेसिस में जो प्रॉब्लम्स रही उसको सॉल्व करने की जो कोशिश है वो की गई जेम्स, जीन्स एंड जेफरीज के द्वारा। इन्होंने अपनी टाइडल हाइपोथेसिस दी कि टाइड निकलते हैं, वो जो टाइड्स होते हैं उन टाइड्स में निकले हुए जो पदार्थ होते हैं वो हमारे प्लैनेट्स को बनाते हैं। इसी रूप में हम देखेंगे कि यहाँ पर एक जिगारनुमा पदार्थ बाहर निकलता है जिसे इन्होंने फिलामेंट कहा। फिलामेंट डिवाइडेड हो जाता है 9 पार्ट्स में और 9 प्लैनेट्स हमारे बन जाते हैं। अब जेन्स, जीन्स एंड जेफरीज ने जो कॉन्सेप्ट दिया उसमें जो चेंजेस हुए उस चेंजेस को लाने का जो कार्य किया वो रसेल की बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस या रसेल की द्वैत तारक परिकल्पना के अनुसार दिया जाता है। जेम्स है वो अपनी बात को क्या स्पष्ट करते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर दो तारे थे। दो तारे मीन्स का अर्थ हो गया कि हम अगर हम बात कर रहे हैं कि वो सन, अब इसको समझते हैं हम। तो मान लीजिए इससे पहले जेम्स जीन्स ने तो कहा कि एक तो सूर्य था और एक उसका साथी तारा था, ठीक है। यहाँ पर वो कहता है कि सूर्य था, सूर्य के साथ साथ एक यहाँ पर उसका साथी तारा घूम रहा था। साथी तारा मान लीजिए ये है इसका साथी तारा। अब इसके साथी तारा इस प्रकार से मूव कर रहा है, ठीक है। इस साथी तारे के अलावा यहाँ पर एक और तारा था। तारों की संख्या 2 थी, सूर्य के अलावा तारों की संख्या 2 थी। ये इस प्रकार इस दिशा में मूव कर रहा है और ये जो है साथी तारा ये इस प्रकार से मूव कर रहा है और यहाँ पर है हमारा। अब वो कहते हैं कि जब साथी तारा यहाँ से गुजरा तो ज्वार जो उत्पन्न हुआ है वो इस तारे में हुआ है, न कि सूर्य में। बाकी की थ्योरी सेम है। वो कहता है कि इस तारे के अंदर से ज्वार उत्पन्न होता है और ज्वार उत्पन्न होने के बाद हमारे प्लैनेट्स के जितने भी जो ग्रह हैं उनका निर्माण होता है। कैसे समझाया अपनी बात को? वो कहते हैं वॉइस नॉट क्लियर, नेटवर्क इश्यू हो सकता है। देखिए सभी को मेरी आवाज सही नहीं आ रही है क्या? सुरेंद्र, आवाज आ रही है मेरी? पढ़ते हैं आगे। तो इन्होंने जेम्स, जीन्स और जेफरीज की जो हाइपोथेसिस थी उसमें चेंजेस लाए, संशोधन है। और वो बताता है कि ग्रहों और सूर्य के बीच का जो डिस्टेंस है किस प्रकार से मेंटेन होता है और कोणीय संवेग की जो प्रॉब्लम रही थी, एंगुलर मोमेंटम की जो समस्या रहेगी, उस समस्या को कैसे दूर किया गया वो इन्होंने बताया। वो कहते हैं कि प्रारंभ में जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उससे पहले की बात बता रहा है कि सूर्य के पास 2 तारे थे। एक सूर्य था और सूर्य के पास 2 तारे थे। एक तारा सूर्य के चारों ओर चक्कर निकाल रहा था, ठीक है। इससे पहले वाली जो जेम्स, जीन्स एंड जेफरीज की जो हाइपोथेसिस थी उसमें कहा गया था कि ये जो चक्कर निकालने वाला जो तारा है वो सूर्य में से कुछ ऑब्जेक्ट्स को, कुछ पदार्थों को अपनी ओर खींच रहा है, तो उससे हमारे प्लैनेट्स बने। ये कुछ अलग बताएगा क्योंकि उसको कुछ ना कुछ चेंजेस लाने। तो चेंजेस लाने के लिए वो कह रहा है कि सूर्य था और सूर्य के साथ एक जो तारा था उसका चक्कर निकाल रहा था, ठीक है। वो आगे कहते हैं कि दूसरा विशाल साथी तारा इस तारे के पास से गुजरा। सूर्य का कोई रोल नहीं है। तो तारे हो गए 2, एक तो हो गया विशाल साथी तारा और एक हो गया जो तारा सूर्य के चारों ओर चक्कर निकाल रहा है। ये जो विशाल साथी तारा था उसकी दिशा विपरीत थी।
दूसरा विपरीत किस प्रकार से, इसको वापस मैं समझाता हूँ। वो कहता है कि मान लीजिए ये हमारा सन है, सन के ऑर्बिट में उसके पास में एक तारा यहाँ से मूव कर रहा है, ये हो गया उसका तारा मूव कर रहा है, वो इस दिशा में मूव कर रहा है। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो तारा था वो एक और था, वो तारा किस प्रकार से था, तो यहाँ पर वो बताता है कि एक बड़ा तारा और उसके पास से गुजरा, इसकी जो मूवमेंट थी वो इस दिशा में थी, इस दिशा में वो मूव कर रहा है। अब इस तारे यानी इस तारे की आकर्षण शक्ति से ये जो तारा जो सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहा है, इसके कारण क्या होगा कि यहाँ पर एक कुछ प्लैनेट्स के हिस्से यहाँ से अलग हो जाएंगे। ये जो हिस्सा है ये हमारे विभिन्न प्लैनेट्स की रचना करने के लिए आगे का कार्य करेगा। इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट चलता है। आगे बताता है वो कि विशाल तारे की आकर्षण शक्ति से सूर्य के चक्कर लगा रहे तारे पर ज्वार उत्पन्न, और इसी ज्वार से पदार्थों से हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ। इंग्लिश में समझ लीजिएगा। द बाइनरी हाइपोथेसिस वाज पुट फॉर्थ बाय रसेल 1936 1937 में दी गई, और who believed in the existence of many stars as pairs in the universe. Our solar system was born from one of these stars paired with the consisted of the sun and other smaller star known as the companion star. दो स्टार थे, एक तो था कंपेनियन यानी दो स्टार मिलकर, सन और उसके साथ एक छोटा सा तारा और उसके साथ साथ उसका कंपेनियन स्टार भी था, वो मिलकर हमारे प्लैनेट की रचना करते हैं। आगे कहते हैं ए हग साइज थर्ड स्टार कम इनटू द रीजन ऑफ दिस पेयर्ड स्टार एंड कॉल्ड टाइडल एक्सप्लोजन। ज्वार उत्पन्न करता है इस पर, कंपेनियन स्टार पे, जो which was completely disturbed. When the third star come close to the companion star, जब तीसरा तारा, एक सूर्य, एक साथी तारा और तीसरा तारा जो बड़ा वाला है, जो इसके बहुत पास में आता है, तो some parts of the companion star, तो कंपेनियन स्टार या जो साथी तारा था उसके कुछ पार्ट्स, उसके कुछ पदार्थ were carried away along with the third star, उसके साथ खींच लिए जाते हैं, which eventually recede away, और वो छोड़ देते हैं। The rest fell into the sun, gravitational control, कुछ पीछे बच जाते हैं जो मैंने आपको बताया। इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट चलता है। वापस आप कहे तो मैं इसको वापस समझा देता हूँ, क्योंकि हमने थ्योरीज में काफी समय लगा दिया है जहां पर मैंने बताया था इसको। इस एक ही कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा और क्लियर कर रहा हूँ। तारे दो, तीन तारे बता रहा है किस प्रकार से तीन तारे थे। कहते हैं कि एक तो हम मान लीजिए ये हमारा, ये तो हो गया हमारा, मान लीजिए ये हो गया हमारा स्टार, या फिर कह दीजिए ये हो गया हमारा सन। यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ, ये तो है हमारा सूर्य। सूर्य के चारों ओर एक तारा यहाँ से घूम रहा है, ये घूम रहा है। इसका जो ऑर्बिट है ये इसका ऑर्बिट घूम रहा है सूर्य के चारों ओर इस दिशा में घूम रहा है। इसको कंपेनियन स्टार कहा। इसके अलावा एक स्टार और आता है जो काफी बड़ा है, इतना बड़ा स्टार, ठीक है। ये जो स्टार है
ये जो मूव कर रहा है इसका जो एरिया है, या फिर कह दीजिए कि इसकी जो मूवमेंट है वो मूवमेंट है इससे विपरीत दिशा में। कंपेनियन स्टार से थोड़ा सा अलग दिशा में घूमता है। अगर तारा उस तरफ घूमता है तो ये जो स्टार है ये इस दिशा में इस प्रकार से घूम रहा है। जब ये तारा, ये जो तारा थर्ड स्टार, ये कंपेनियन स्टार और ये सर, ये तारा जब इसके पास में से आता है तो कुछ पदार्थ इसमें से अलग होते हैं। ये इस यहाँ से इसको खींच रहा है, इसके पदार्थ इसके द्वारा खींचे जा रहे हैं। तो ये जो पदार्थ है एक बार टूट कर क्या हो जाता है, इससे अलग हो जाता है। और ये जो पदार्थ अलग होते हैं ये मिलकर प्लैनेट यानी ये 9 ग्रहों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर इस चीज को वापस समझ लेते हैं। सूरज अपनी जगह पर है, साथी तारा घूम रहा है, एक तीसरा तारा आता है, वो इस साथी तारे या कंपेनियन स्टार में से कुछ पदार्थों को अपनी ओर खींच लेता है और इस प्रकार से हमारे 9 प्लैनेट की रचना हो जाती है। इस चीज को उसने समझाया। नेक्स्ट जो हाइपोथेसिस है मैं चाहता हूं इसको फटाफट हम कंप्लीट कर लें। ऑटो शिम्ड एंड की है अंतर तारक धूल परिकल्पना, इंटरस्टेलर डस्ट थ्योरी। रूसी वैज्ञानिक ऑटो शिम्ड 1943 में ये कॉन्सेप्ट दिया और कहा कि ग्रहों की जो उत्पत्ति हुई है वो गैस एवं धूल कणों से इसकी उत्पत्ति हुई है। जो सूर्य है वो आकाश गंगा के पास में से गुजर रहा था, तो उसने अपनी आकर्षण शक्ति से कुछ गैस भरे बादलों को और धूल कणों को अपनी ओर आकर्षित किया, जो सामूहिक रूप से सूर्य की परिकल्पना करने लगे। और इन्हीं धूल कणों के संगठित और कॉम्प्रेस्ड होने के बाद हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है, इसको हम समझते हैं किस प्रकार से बता रहा है। ऑटोशिम्ड कहता है कि हमारे ब्रह्मांड में गैलेक्सी थी, पहले से ही गैलेक्सी मान लीजिए, गैलेक्सी समझते हैं, तारों का एक विशाल, ये है हमारी गैलेक्सी। हम आकाश गंगा कहते हैं। यह आकाश गंगा है, अक्षतंकीय तारों का समूह। इसके पास से तारा, बड़ा तारा जिसे हम सूरज कहते हैं, ये सूर्य मूव करता है। ये जब इसके नजदीक जाएगा, मान लीजिए ये इस तरफ से घूमते घूमते यहाँ पहुंचे, आकाश गंगा में से इसने, सूर्य ने कुछ पदार्थों को अपनी ओर खींच दिया। जब सूर्य धीरे धीरे के नजदीक जाएगा, मान लीजिए ये यहाँ पर आ गए, ठीक है, ये जो पदार्थ है ये पदार्थ इससे टूटकर अलग हो गए। ये जो पदार्थ है ये धीरे धीरे सूर्य के साथ घूमने लगे, यानी आगे चलकर मान लीजिए सूर्य यहाँ पहुंच गया और सूर्य के चारों ओर पदार्थ जो आकाश गंगा से खींचे गए थे घूमने लगे। फिर धीरे धीरे ये जो पदार्थ है ये कॉम्प्रेस्ड होते गए, मिलते गए आपस में, और इन्हीं से मिलकर हमारे 9 ग्रहों का निर्माण, ऐसा ऑटोशिम्ड कहते हैं। तो ये जो धूल यहाँ से निकली इसको वो कहता है इंटरस्टेलर डस्ट, अंतर तारक धूल। तो ये धूल जो है ये कारण बनी हमारे प्लानेट की रचना के लिए। फिर उसके बाद फ्रेड हॉयल और लिटिलटन आए, जिन्होंने अपनी एक नया कॉन्सेप्ट दिया सुपरनोवा। की पुस्तक का नाम नेचर ऑफ द यूनिवर्स 1939 में ये कॉन्सेप्ट दिया। और नाभिकीय भौतिक, न्यूक्लियर फिजिक्स एनर्जी से रिलेटेड उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया। और जेम्स जीन्स में जो कॉन्सेप्ट दिया था उसी को कुछ चेंजेस लाया, और ये कहता है कि सूर्य जो हमारा प्लानेट है उसकी रचना 3 तारों से हुई है। ये कहते हैं
कि ग्रहों का जो निर्माण है वो सूर्य से नहीं हुआ है, बल्कि उसके साथी तारे के विस्फोट से हुआ, कोलैप्स हुआ। मान लीजिए ये तारा है, ये तारा टूट जाता है और इसके टूटने से, बिखरने से जो पदार्थ निकले हैं, उनसे हमारे प्लैनेट्स की रचना हुई। इस प्रकार से उन्होंने अपना ये कॉन्सेप्ट किया। इस चित्र की सहायता से हम समझते हैं सुपरनोवा किस प्रकार से कॉन्सेप्ट देते हैं। वो कहते हैं सबसे प्रारंभ में सूर्य था और सूर्य का उसका कंपेनियन स्टार था। जो कंपेनियन स्टार था उसी को उसने दिया है नोवा। साथी स्टार जो है, जो घूम रहा था, ये मूव कर रहा है। मूव जो कर रहा है, इस कंपेनियन स्टार में क्या होता है? विस्फोट होता है। ठीक है, विस्फोट क्यों होता है? तो कहा जाता है कि एनर्जी जो हाइड्रोजन है वो कम हो जाता है। तो इसके विस्फोट से क्या बनते हैं? बादल बनते हैं। ये गैस के बड़े बड़े बादल बनते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं। ये जो बादल है वो धीरे धीरे कह सकते हैं कॉम्पैक्ट होते हैं और घूमते घूमते ये हमारे प्लानेट की रचना करते हैं। एक बना, दूसरा बना, तीसरा बना, इस प्रकार से प्लानेट चारों तरफ बनते रहते हैं। समझ गए? क्लियर है? वापिस समझाता हूँ। सूर्य है, सूर्य के चारों ओर एक नोवा यानी एक साथी तारा चल रहा है और उस साथी तारे में विस्फोट होता है। विस्फोट होने के बाद गैस के बादल बनते हैं। गैस के बादल धीरे धीरे वापस इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर हमारे प्लानेट की रचना करते हैं। इस प्रकार से हमारे विभिन्न प्लैनेट्स बने। और लास्ट जो सीन अभी हम देखते हैं, तो ये सीन आपको नजर आता है। इसी चीज को वापस हम समझ लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। वो कहता है कि एक सूर्य था और एक उसका तारा अभिनव तारा था, यानी सुपरनोवा था। ठीक है, और ये जो तारे हैं ये फैलते और सिकुड़ते रहते हैं। इसको पल्सेशन कहा जाता है, स्पंदन कहा जाता है। ठीक है, फिर एक बार क्या हुआ कि जब इस प्रकार से इस सेफिड के जब पास में से भ्रमणशील तारा निकला तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से उसका स्पंदन बढ़ गया और उसने काफी पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर दिया और इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से हमारे ग्रहों का होता है। नेक्स्ट है बिग बैंग, जॉर्ज लेमेंटर बेल्जियम के द्वारा दिया गया था और उन्होंने कहा कि आज से ब्रह्मांड की उत्पत्ति 15 अरब वर्ष पहले हो चुकी थी। उस समय हमारा जो ब्रह्मांड है पूरा पूरा एक विशाल अग्निपिंड था। उसको सूर्य मान सकते हैं। ये सूर्य था या एक कोई तारा था जिसमें विस्फोट हुआ और उससे विभिन्न नॉर्मल पदार्थ थे वो बिखर गए और उससे हमारे प्लानेट बन गए। इसको हम यहीं पर समझ जाते हैं। इस प्रकार से वो बताता है। वो कहता है कि ब्रह्मांड में एक ऐसा अग्निपिंड था। ये अग्निपिंड है वो धीरे 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 विस्फोट होगा। अब इसके विस्फोट से जो पदार्थ निकलेंगे, पहले एक ही निहारिका मान सकते हैं। उस विस्फोट से आपके अलग अलग पदार्थ निकले, अलग अलग पदार्थ निकले। उससे मान लीजिए ये पदार्थ बना, ये एक अलग हिस्सा बना, ये अलग हिस्सा बना, ये अलग हिस्सा बना। इस प्रकार से ये अलग अलग हिस्से एक ही पदार्थ के टूटने से हुए हैं। बिग बैंग, महाविस्फोट। महाविस्फोट से ये टुकड़े हो गए। फिर धीरे धीरे ये बहुत गर्म थे, गर्म होते हैं, धीरे धीरे सिकुड़ते रहते हैं, ठंडे होते रहते हैं। ठंडे होने के बाद ये वापस टूटते हैं। इसका भी कोलैप्स होगा। इससे कोलैप्स होने के बाद इससे भी आपके कई टुकड़े बाहर निकलते हैं। ये अलग बनेगा, ये अलग बनेगा, ये अलग बनेगा, ये अलग बनेगा और ये अलग बनेगा। इसके बाद इसमें भी विस्फोट होगा, ये अलग बनेगा, ये अलग बनेगा। तो वो कहता है कि इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट चलता रहता है। तारे टूटते रहते हैं, विस्फोट होता है, विस्फोट होने के बाद उसमें से जो पदार्थ निकलते हैं उन पदार्थों से हमारे प्लानेट की रचना होती है। इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट चलता रहता है।
आज के लिए इतना ही। लिंक सेंड करता, वापिस पढ़ाऊंगा तो नहीं, तो इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद हम नेक्स्ट जो रहेगा, अगर फॉर्म आपके पास है ग्रुप में तो वहीं से आप कॉपी करके पढ़ दीजिए। कोई क्वारीज वगैरह हो तो पूछ